आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी अम्ल है और क्षारक है उनमें आपस में क्या समानता है। कहने का मतलब अम्ल है, चाहे वो प्रबल हो दुर्बल हो, उनमें आपस में क्या समानता है इसको हम लोग सीखेंगे। और जितने भी क्षारक है, चाहे वो प्रबल हो या दुर्बल हो, उनके बीच में क्या समानता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जितने भी अम्ल है उनमें आपस में क्या समानताएं हैं। तो जितने भी अम्ल है उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है। यही उनके बीच में क्या है, समानता है। जितने भी अम्ल है, चाहे वो प्रबल हो चाहे वो दुर्बल हो, उसको अगर हम जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। ये बात क्लियर है। और देखिए, यही हाइड्रोजन आयन बनने के चलते शुद्ध जल सुचालक बन जाता है। कहने का मतलब क्या, आप जानते होंगे कि शुद्ध जल एकदम 100% अगर प्योर जल है तो वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उसमें करंट नहीं बहता है। लेकिन अगर उसमें हम अम्ल डाल देंगे ना, तो अम्ल डालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाएगा और वो जल जो है वो सुचालक बन जाएगा। यही सब बातों को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कि सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का संकेत होता है ना H+ उत्पन्न करते हैं। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण जल सुचालक बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जितने भी अम्ल है उनमें क्या समानता है ये हम लोग का हो गया। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि जितने भी क्षारक है उनके बीच में क्या समानताएं हैं। तो जितने भी क्षारक है उसको अगर हम जल में डालते हैं और वो जल में घुलता है तो क्या बनाएगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH-, तो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। और इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन जब बनता है ना, तो शुद्ध जल भी जो है वो सुचालक हो जाता है। कहने का मतलब शुद्ध जल जो है वो क्या है, कुचालक है। लेकिन जैसे ही उसमें मिला दीजिएगा ना, तो वो करंट को बहाना शुरू कर देगा। तो क्यों बहाएगा, क्योंकि क्षारक जैसे ही डालेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा और यही हाइड्रोक्सिल आयन के चलते क्या होगा, जो क्षारीय विलयन जो है ना वो विद्युत का चालन करना शुरू कर देगा। अब यही वाला बात जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के कारण जल सुचालक बन जाता है। ठीक है। अब ये दोनों टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किन आयनों के कारण विद्युत का चालन करते हैं। तो अम्ल किसके चलते, तो हाइड्रोजन आयन के चलते। और क्षारीय विलयन किसके चलते सुचालक बन जाता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन के चलते। तो इस तरह से हम लोग का ये इस सेट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल एवं क्षारक जो है वो जल के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो और क्षारक का जल के साथ में अभिक्रिया देखिए इधर पढ़ ही लिए हैं, लेकिन इसमें जो है वो ना, इसमें एक कड़ी जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो इधर देखिए, इधर क्या हम लोग पढ़े कि अगर अम्ल को हम जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। लेकिन इससे आगे फिर क्या होगा वो हम लोग इस साइड में नहीं पढ़े थे, जो कि इस साइड में हम लोग को पढ़ना है। तो जब भी हम लोग अम्ल को जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना, वो ज्यादा देर तक स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता है और जल के अणु के साथ में ही अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अम्ल है, ये जल है, आपस में अभिक्रिया मतलब मिलाए तो क्या बना, हाइड्रोजन आयन बना और ये क्लोराइड आयन बन गया। अब ये जो है ना वो ज्यादा देर तक स्वतंत्र नहीं रह पाएगा पानी में, तो क्या करेगा ये, तो ये जो है वो जल का अणु के साथ में आपस में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, है कि नहीं। हाँ। तो अगर आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल को जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन बनता है कि हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो आप आंसर क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा दोनों। लेकिन एग्जाम में ऐसा आपको नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि अम्ल को जल में डालने से हाइड्रोजन आयन बनेगा, ऐसा पूछेगा। या तो हाइड्रोजन आयन ना लिख करके हाइड्रोनियम आयन बोलेगा। तो क्या होगा, जो भी ऑप्शन रहेगा, जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि अगर हाइड्रोजन आयन दिया हुआ तो हाइड्रोजन आयन पर ही टिक लगाइएगा, और हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है तो हाइड्रोनियम आयन पर ही टिक लगाइएगा। तो चलिए इसमें क्या लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लिया जाए कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ आयन मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया समीकरण लिखा हुआ है इसका। लेकिन हाइड्रोजन आयन ज्यादा देर तक स्वतंत्र नहीं रह पाता और जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ बनाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखिए, क्षारक जल में घुल करके क्या बनाता है ना, मतलब कि क्षारक जो है वो जल के साथ में क्या अभिक्रिया करता है। तो इधर तो हम लोग पढ़े ना यहाँ पर कि क्षारक को अगर हम जब जल में डालते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है।
ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। ये क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। यहाँ पर कुछ समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल में मिलाए तो क्या बन गया हम लोग का, सोडियम आयन बना और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर फिर ये प्लस दे करके जल है, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाए तो क्या बना है, पोटेशियम आयन बना और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। इस तरह से हम लोग देखें कि कभी भी क्षारक को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि लेकिन सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप ये वाला लिखते हैं, ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसका आंसर लिखते हैं, तो ये वाला बात भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट करके दो बात आप अपने से लिख लीजिएगा। इधर जगह नहीं था, इसके चलते हम नहीं लिखे। तो क्या लिखना है, पहला तो क्षार, तो क्षार हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा वैसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, क्षार। वैसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्षार। यहाँ पर हमने बताया ना आपको कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जितने भी क्षारक है उसको पानी में घुलना चाहेंगे तो क्या होगा, वो नहीं घुलेगा, लेकिन जो घुलेगा उसको क्या कहिएगा, क्षार। तो क्षार हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि सभी वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्षार। एक बार फिर से सुनिए, वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्षार। ठीक है। दूसरा बात कि अम्ल या क्षार जो है, अम्ल या क्षार जो है उसको जल में जब मिलाइएगा ना तो उसके बीच में जो अभिक्रिया होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ नोट करके लिखिएगा कि अम्ल या जल का अम्ल या क्षारक का जल के साथ में अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये वाला यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, अम्ल या क्षारक का जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इस तरह से इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आने वाला स्लाइड पर भी लिख दूंगा और उसका आंसर भी लिख दूंगा। इसमें आपको पूछा जाता है क्या कि आप हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल या क्षारक में क्यों नहीं। क्वेश्चन एक बार और अच्छा समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरा अम्ल या क्षारक है और यहाँ जल है, तो हम लोग जो है वो हमेशा अम्ल या क्षारक जो है उसको पानी में मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ डाल देंगे, ना कि यहाँ का जो पानी है ना उसको, पानी को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाएंगे। अब आप सोचिएगा कि सर दोनों बात तो एक ही है, दोनों तो मिलिए जा रहा है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उसको सुनिए पहले। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि अम्ल या क्षारक का जल के साथ में अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन देखा यह गया कि अगर हम लोग क्षारक में जल को मिलाते हैं तो उत्पन्न होने वाला ऊष्मा इतना ज्यादा होता है कि वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और जो क्या कहते हैं, जो विलयन बनेगा ना वो खौलने लगेगा और वहां से छींटा सब उड़ करके बाहर आने लगेगा, वो सब हम लोग का शरीर में लगेगा और हम लोग को जला सकता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारक, अम्ल या क्षारक को जल में डालते हैं। उसको डालेंगे तो उसमें उतना ज्यादा ऊष्मा नहीं बनेगा, है कि नहीं। लेकिन एक चीज में भी ध्यान देने वाला बात है, क्या कि अम्ल या क्षारक को सीधे नहीं डाल देना है, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये बात को भी ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग को अभी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में डालते हैं, जल को अम्ल या क्षारक में क्यों नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर भी आने वाला साइड पर आप देख लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में Never really know what's going on. Look at me sometimes.